नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। आज हम आपको ऐसे राजनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ कई राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाई बल्कि हर मौके पर सच्चाई की आवाज़ बनने का साहस भी दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद और निर्भीक वक्ता सत्यपाल मलिक की। आज हम जानेंगे उनकी पूरी जीवनी और साथ ही उनका वह अंतिम पत्र भी जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले देश के नाम लिखा था। एक ऐसा पत्र जो देश की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। चलिए बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसवाड़ा गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। वे जाट समुदाय से ताल्लुक रखते थे। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े मलिक की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और यही जिज्ञासा उन्हें मेरठ कॉलेज तक ले गई, जहां से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी और राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। 1974 में सत्यपाल मलिक ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय क्रांति दल से यूपी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद वे जनता पार्टी से राज्यसभा पहुंचे और 1980 से 1986 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1979 में अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने और वीपी सिंह सरकार में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बने। राजनीतिक सफर में उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अंततः भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा था। उनका मानना था कि राजनीति पदों के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं वो कहां राज्यपाल कब कब रहे। 2017 से 2018 तक वे बिहार राज्य के राज्यपाल रहे। मलिक ने राज्यपाल के रूप में पहला कार्यकाल बिहार राज्य में निभाया, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मुद्दे बेबाकी से उठाए। उसके बाद 2018 से 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण दौर रहा जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनना। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया और उस ऐतिहासिक दिन वे ही जम्मू कश्मीर के संवैधानिक प्रमुख थे। इस फैसले के दौरान उन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से संभाला और हालात बिगड़ने से रोका भी। उसके बाद 2019 से 2020 तक वे गोवा के राज्यपाल थे। गोवा में उन्होंने खनन घोटाले और शिक्षा विभाग में अनियमितताओं पर सवाल उठाए। फिर 2020 से 2022 तक मेघालय के राज्यपाल रहे। यहाँ उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र की नीतियों पर आलोचना की, विशेषकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। सत्यपाल मलिक कभी भी सत्ताधारी दल से डरते नहीं थे। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान खुलकर सरकार की आलोचना की और किसानों के पक्ष में बोले। उनका स्पष्ट कहना था, किसान का अपमान पूरे देश का अपमान। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया था कि सीआरपीएफ ने एयरलिफ्ट की मांग की थी, लेकिन उन्हें बसों से भेजा गया, जो एक गंभीर चूक थी। और अब बात करते हैं उनके मृत्यु और अंतिम पत्र के बारे में। 6 अगस्त 2025 सुबह 5:30 पर सत्यपाल मलिक का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वे अपने दिल्ली स्थित आवास पर थे। उनकी उम्र थी 79 वर्ष। लेकिन उनकी मृत्यु से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने देशवासियों के नाम एक भावनात्मक और साहसी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालात, किसान, युवा और लोकतंत्र को लेकर अपनी चिंता जताई। तो क्या था वो अंतिम पत्र? चलिए आज आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने से के करीब से अस्पताल में हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मेरे राजनीतिक गुरु, किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सरकार ने मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। इस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं। उस टेंडर को मैंने खुद ही निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद में किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी है। अंत में मेरा सरकार और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई ज़रूर बताना कि आपको मेरी छानबीन से मेरे पास मिला क्या। कि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। दोस्तों, ये 5 अहम जानकारी जो उन्होंने समय समय पर जनता के बीच रखी थी। मैं 2 नवंबर 2021
पुलवामा अटैक के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फ़ोन कर मुझे पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा था, ये हमारी गलती से हुआ। तब मुझे चुप करवा दिया गया था। 25 अप्रैल 2023 को उन्होंने कहा था कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार सत्ता में दोबारा आई तो किसान नहीं बचेंगे। वे सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगें। उसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। 21 मई 2023 उन्होंने कहा, अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान करने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। ये कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीत कर आते हैं तो चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है। न कोर्ट रहेंगे, न फोर्स रहेगी, न फौज होगी और न कोई ऐसा सिस्टम होगा जिससे इन पर कंट्रोल किया जा सके। 22 मई 2023 को मलिक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे ही भ्रष्टाचार करवाते हैं और उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। मई 2025 को उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम की असफलता के लिए पीएम मोदी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारी है। तो उन्होंने कहा, मेरा जीवन अब अंतिम मोड़ पर है, लेकिन मेरी आत्मा बेचैन है क्योंकि देश में सच्चाई को कुचला जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की, अपने भविष्य के लिए खड़े हो, डर को हराओ और झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाओ। किसानों के बारे में उन्होंने कहा, जो अन्नदाता सड़कों पर अपमान झेलता है वह किसी भी सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने अपने लिए कोई सम्मान, पद, श्रद्धांजलि नहीं मांगी। बस इतना लिखा कि मुझे याद रखना एक ऐसे आदमी के तौर पर जिसने सच बोलने की हिम्मत की थी। इस पत्र को पढ़कर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक हलकों से लेकर आम जनता तक कोई उनकी अंतिम चिट्ठी से भावुक हो उठा। बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। सत्यपाल मलिक की पत्नी का नाम फरहत मलिक है और वे एक पुत्र और एक पुत्री के पिता थे। उनका निजी जीवन सादगी से भरा था। ना कोई तामझाम, ना कोई दिखावा, बस सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। सियासत में देखा जाए तो सत्यपाल मलिक का जीवन हमें यह सिखाता है कि पदों से बड़ी होती है सच्चाई की ताकत। उन्होंने बार बार यह दिखाया कि एक राज्यपाल, एक सांसद या एक मंत्री भी अगर सच बोले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। उनका जीवन, उनकी बातें और उनका अंतिम पत्र आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाते रहेंगे। थी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पूरी कहानी। एक ऐसा नेता जो कभी झुका नहीं, एक ऐसा इंसान जिसने अंत समय तक आवाज़ उठाई और एक ऐसा योद्धा जिसने आखिरी सांस तक देश की चिंता की। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान सरकार में इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद उन्हें राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया। राज्यपाल रहे व्यक्ति को राजकीय सम्मान न देना राष्ट्रीय शर्म है। सत्यपाल मलिक कोई मामूली नेता नहीं थे। वे केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल रहे। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में, गोवा, उड़ीसा, मेघालय, बिहार जैसे कई प्रदेशों में वे राज्यपाल रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोदी शाह के खिलाफ सच बोलना शुरू किया, पुलवामा हमले में सरकारी चूक का खुलासा किया, किनी अंबानी के पक्ष में नीति बनाने के आरोप लगाए, वैसे ही उनके पीछे सीबीआई को छोड़ दिया गया। अब जब उनका निधन हुआ तो न कोई राजकीय सम्मान, न तिरंगे में लिपटा शरीर, न प्रधानमंत्री की कोई श्रद्धांजलि। यही वर्तमान सरकार के संस्कार हैं। जो झुकता नहीं उसे कुचल दो, जो सवाल करता है उसे गद्दार बना दो। एक संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति के साथ इस तरह की घृणा और बदले की राजनीति यह लोकतंत्र नहीं, फांसीवाद की निशानी है। यह सत्ता की सबसे शर्मनाक और कायराना तस्वीर है। निडर जात और किसान नेता को न्यूज़ पत्रिका की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। नमस्कार।